Hello everyone. So now let us continue with our lectures. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. अब बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स तो पहले देख लेते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, रुबिडियम एंड ऑल. तो इनका पानी के साथ रिएक्शन कैसा होता है उसको डायरेक्टली हम वीडियो में देखेंगे, जिससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी इनकी नेचर के बारे में और इनका रिएक्शन कितना वायलेंट होता है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द लिथियम. देखो, ग्रुप वन के जो मेटल्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप वन में जाओगे तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में जो फर्स्ट वर्टिकल ग्रुप आता है ये मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको हम कहाँ से निकाल रहे हैं, मिनरल ऑयल से. तो इनको कहाँ स्टोर किया जाता है, इनको स्टोर करते हैं हम मिनरल ऑयल या कैरोसिन में. अभी इसके ये जो हमने मेटल लिया है दैट इज लिथियम, तो लिथियम के सरफेस पे ऑलरेडी ऑक्साइड की और नाइट्राइड की लेयर चढ़ी होती है. ठीक है, अब हमने इसको नाइफ से कट किया. नाउ यू कैन सी कि यहां पर शाइनी मेटल है. ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं हम इस पोर्टेबल कंडक्टिविटी टेस्टर के थ्रू. तो ग्रीन लाइट जली, दैट मीन्स ये कंडक्ट करता है. अब इसको हम पानी में डालते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कि पानी में बबल्स जनरेट हो रहे हैं और एक रिएक्शन हो रहा है पानी के साथ. ठीक है, तो लिथियम का जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये दे रहा है पानी में लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सोडियम देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. अब हम इसमें से कुछ गैस को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और इसका टेस्ट करेंगे, पॉप टेस्ट. नाउ दिस पॉप साउंड की वजह से दिस इज कॉल्ड पॉप टेस्ट. अब इसमें हमने ये फिनोफ्थलीन ऐड किया. तो फिनोफ्थलीन ऐड करने से क्या होता है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड की वजह से सॉल्यूशन की नेचर हो गई थी बेसिक. तो बेसिक होने की वजह से फिनोफ्थलीन जो कि एसिडिक में कलरलेस होता है, बेसिक में डालने पे पिंक हो गया. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन इक्वेशन फॉर रिएक्शन विद वाटर. अब नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड इट्स रिएक्शन विद वाटर. तो सोडियम को भी किस में ऐड करके रखा हमने, या तो कैरोसिन ऑयल के अंदर रखेंगे या मिनरल ऑयल के अंदर रखेंगे, क्योंकि सोडियम भी बहुत रिएक्टिव है. एयर में अगर आप इसको ओपन रखोगे तो बहुत जल्दी ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, अब ये भी एक सॉफ्ट मेटल है और लिथियम से सॉफ्ट है. लिथियम थोड़ा हार्ड है, स्टिल सोडियम लिथियम से ज़्यादा सॉफ्ट है. अब इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ से कट किया वहाँ पर ये शाइनी है, मेटेलिक लस्टर है. ठीक है, पर थोड़ी देर अगर इसको हम ऐसे रखेंगे तो इस सरफेस पे भी डलनेस आ जाएगी. अब ये भी कंडक्ट करता है, तो कंफर्म हो रहा है कि मेटल्स आर कंडक्टिंग इन नेचर. अब इसको जब हम पानी में डालते हैं तो दिस इज अ लिटिल मोर वायलेंट देन लिथियम. लिथियम से ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन है सोडियम का. तो इसमें क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. और आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इट कैचेस फायर. यहाँ पर कोई फायर नहीं लगी बिकॉज हमने जो सोडियम लिया है वो बहुत थोड़ा लिया है. अगर आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट सोडियम ऐड करेंगे तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि तब इट कैचेस फायर. ठीक है, और फिर से हम इसकी हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसका पॉप टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सी दैट साउंड अगेन और हियर दैट साउंड अगेन. अगेन अगर इसमें हम फिनोफ्थलीन ऐड करते हैं तो द कलर चेंजेस टू पिंक. दैट प्रूव्स के NaOH इज बेसिक इन नेचर.
नाउ दिस इज द रिएक्शन इक्वेशन. अब next is the physical properties of potassium and its reaction with water. Now in this case पोटाशियम को मिनरल ऑयल में अंदर रखा गया है या केरोसिन के अंदर. ठीक है, तो पोटाशियम सोडियम इनकी डेंसिटी, लिथियम की भी इन सब की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए ये पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं. अब ये भी सॉफ्ट मेटल है, तो इसको भी हम नाइफ यूज करके कट कर सकते हैं. अब ये सोडियम से भी ज़्यादा सॉफ्ट है. अब देखो ये जो एक्सपोज्ड एरिया है दिस इज शाइनी, क्योंकि इस सरफेस पे कोई ऑक्साइड की लेयर अभी नहीं बनी है. ठीक है, ये देख सकते हैं हम कितना सॉफ्ट मेटल है कि फोर्स लगाने पे धीरे धीरे फ्लैट हो गया. और यहां पर भी ग्रीन लाइट है, तो इट मीन्स कि ये भी कंडक्ट करता है. अब इसको पानी में डालने पे हम देखते हैं कि यहां पर इट कैचेस फायर वेरी फास्ट. मतलब इसका रिएक्शन सोडियम से भी ज़्यादा फास्ट है. तो मतलब लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम. तो पोटाशियम को पानी में डालने पे क्या बनेगा KOH, और KOH बेसिक है तो फिनोफ्थलीन ऐड करने पे फिर से यहाँ पर पिंक कलर आएगा. तो दिस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव करता है कि किस तरह से इनका पानी के साथ रिएक्शन होता है. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन. तो आई थिंक दैट मच इज क्लियर कि आपको अब रिएक्शन समझ आ गया कि किस तरह से ये रियलिटी में अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज वाई सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है. अगर इसको एयर में रखेंगे तो एयर के साथ ये रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा. ठीक है, या अगर एयर में मॉइस्चर होगा तो उसके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सेकेंड, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम. तो हमने पढ़ा था आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. कैल्शियम और पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम का बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का बनेगा KOH, और दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, NCERT से लिख सकते हो. Next is the samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated. कि मेटल A को जब आयरन सल्फेट में रखा तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ. ठीक है, मतलब A प्लस FeSO4 कोई रिएक्शन नहीं हुआ. तो मतलब है कि A आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो A ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है. A is less reactive than iron. इतना क्लियर है. A को हमने फिर कॉपर सल्फेट के साथ रखा तो डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, तो A ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया, तो मतलब A प्लस कॉपर सल्फेट, यहां कॉपर अलग हो गया और A का सल्फेट बन गया. तो मतलब A ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है. A से कम रिएक्टिव हुआ कॉपर, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन A. सेकेंड आ गया जिंक सल्फेट के साथ, वी डोंट नो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ. ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है यहां पे. देखो फर्स्ट इज विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो देख लेते हैं पहले, जिंक और सिल्वर के साथ का कोई रिएक्शन यहां पर मेंशन नहीं किया है. ठीक है, हमें टेबल में B देखते हैं, तो B आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है. ठीक है, तो B आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो B इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो A लेस रिएक्टिव था, B आयरन से भी ज्यादा है, तो B यहां आ जाएगा, मोर रिएक्टिव देन आयरन. और B का जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है. इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन B. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन B, ये हो गया.
देन तो इसको हमने आयरन और जिंक के साथ कंपेयर कर लिया। अब सी को देखते हैं। सी का आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ए का भी नहीं हो रहा था, ठीक है, पर ए का कॉपर के साथ हो रहा है। इट मीन्स कॉपर ए से भी पीछे है। सी का कॉपर के साथ भी नहीं हुआ, तो मतलब सी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो सी इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, तो सी कॉपर से भी पीछे आ जाएगा। देन सी का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स सी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो सिल्वर सी से कम है, तो सिल्वर सी से पीछे आ गया। डी का इन सब के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इट मीन डी सबसे कम रिएक्टिव है, तो डी सबसे पीछे आएगा। तो इस सीरीज में अगर हम देखें तो डी सबसे कम रिएक्टिव है, फिर सिल्वर है, देन सी, देन कॉपर, ए आयरन, बी, देन जिंक। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव। तो सबसे रिएक्टिव मेटल यहां पर कौन है? वैसे तो जिंक है इनमें, पर ए बी सी डी में बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? तो बी ज्यादा है कॉपर सल्फेट से, मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है बी, तो ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बी displaces copper and forms sulfate। किसका? सल्फेट ऑफ बी। अरेंज द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो ये हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन करने से आपको सोचना पड़ता है कि हमने जो पढ़ा उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। देन द फोर्थ क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं मेटल्स के साथ? हाइड्रोजन गैस। फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ आयरन रिएक्ट करेगा, तो Fe प्लस H2SO4 गिव्स यू आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस H2। एंड देन व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक प्लस FeSO4 बनेगा ZnSO4 प्लस आयरन, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉमन क्वेश्चन है कि फायरवर्क्स आपने देखे होंगे, ठीक है, दिवाली में काफ़ी बच्चे पटाखे जलाते हैं, तो ये जो फायरवर्क है डिफरेंट डिफरेंट कलर के ब्यूटीफुल कलर्स के फायर क्रैकर्स अवेलेबल होते हैं। तो किसी फायर क्रैकर का कलर, पटाखे का कलर रेड होता है, किसी से ग्रीन निकलता है, किसी से वायलेट कलर निकलता है। तो ये जो कलर्स हैं फायरवर्क्स के, व्हाट इज द रीज़न, ठीक है, कैसे ये कलर डिसाइड किए जाते हैं, क्या ऐड करते हैं उसमें हम जिससे ये कलर आते हैं? तो दिस पार्ट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो अब इस सेक्शन में बेसिक पहला पार्ट जो है दैट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल्स और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो मेटल्स हमेशा पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में होते हैं और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के राइट एंड पे होते हैं, ठीक है। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। इसका रीज़न क्या है? देखो, आपने जूनियर क्लास में 9th क्लास में ये तो पढ़ा होगा कि व्हाट इज अ वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल होती है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ओके। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अलग अलग शेल्स में रखे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टेबल इन द एनसीईआरटी। अब हमने पढ़ा कि नोबल गैसेस सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस में द शेल्स आर कंप्लीट, दैट इज हीलियम में
एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली शेल जो है के में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो के कंप्लीट है। नियॉन में के और एल दोनों शेल्स कंप्लीट हैं। आर्गन में के एल एम तीनों शेल्स कंप्लीट हैं। तो वैलेंस शेल के कंप्लीट होने की वजह से नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करना चाहती, तो इसका मीन्स नोबल गैसेस स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो कोई भी मेटल या नॉन मेटल अल्टीमेटली स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसको भी क्या करना है? उसको भी नोबल गैस जैसा होना है, तो उसको भी अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट रखना है। ठीक है, अब सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 एंड 1। ठीक है, अब इसके सबसे नजदीक वाली नोबल गैस कौन है? 10, नियॉन। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आर्गन के बराबर होना है तो इसको तो अभी 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 7 गेन करने पड़ेंगे। और अगर नियॉन के बराबर होना है तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, अगर इसको लूज कर दिया जाए तो बचे 2 और 8, के और एल कंप्लीट होंगी, तो नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, 1 लूज करना आसान है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो ये 12 पे है, 12 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इन 2 को तो ये भी नियॉन के बराबर हो गया। एल्यूमिनियम अगर 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये भी बराबर हो गया। पोटाशियम में 19 है, 19 का अब नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आउटरमोस्ट इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो 18 रह जाएंगे। कैल्शियम में आउटरमोस्ट में 2 हैं, 2 को लूज करेगा। तो यहां पर देख के हमें समझ आ रहा है कि मेटल्स लूज ही क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि लूज करना आसान है, गेन उनको बहुत ज्यादा करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स को भी क्या करना है? कंप्लीट करना है अपनी शेल्स को। तो नाइट्रोजन के पास देखें तो उसके पास 7 है, 7 को अगर पीछे आना है हीलियम पे, तो हीलियम में 2 हैं, तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। पर अगर अगली नोबल गैस में जाना है तो वो 10 है, तो 7 में से 3 ऐड करने पड़ेंगे। तो 3 ऐड करना आसान है, 5 लूज करना मुश्किल है। तो ये जो 5 हैं इसमें ये 3 ऐड करेगा तो 8 हो जाएंगे, नोबल गैस बन गया। ऑक्सीजन में ऑलरेडी 8 है, तो इसके नज़दीक वाली नोबल गैस है 10, नियॉन, तो ये 2 ऐड करेगा तो नोबल हो जाएगा। फ्लोरीन में सिर्फ 1 ऐड करना है। तो यहां से क्लियर होता है कि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान रहता है, तो उससे वो ज़्यादा इजीली नोबल गैस वाली फिल्ड शेल कन्फिग्रेशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे फॉस्फोरस 15 है तो 3 और गेन कर लेगा, 18 हो जाएंगे आर्गन के बराबर। सल्फर में 16 है, 2 गेन करेगा। क्लोरीन में ऑलरेडी 17 है तो 1 गेन करना है। ठीक है, तो ये रीजन है। तो यहां से अब हम क्लियरली बता सकते हैं कि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है और नॉन मेटल्स की गेन करने की होती है। तो कोई भी मेटल अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाएगा वो? M1 पॉजिटिव। अगर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बनाएगा M2 पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से लेटर से नॉन मेटल इज X एक नॉन मेटल है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनेगा X नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो X2 नेगेटिव। तो ये जो M पॉजिटिव हैं ये क्या है? M पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव कैटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं एनायन। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब ये 2 आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनता है। तो सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, तो आउटर मोस्ट शेल हुई इसकी 3rd।
KLM। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? एक इलेक्ट्रॉन है। उसको छोड़ देगा तो बन जाएगा Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब Na पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन बची सिर्फ 2,8। ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव बन गया। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की है 287। अब ये सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था, लूज किया था, उसको ये क्लोरीन गेन करेगी और क्लोरीन पे बन जाएगा Cl नेगेटिव 288। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। तो ऐसा रिएक्शन या ऐसा बॉन्ड जहां पर एक स्पीशीज और दूसरी के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक लूज करने वाला है और दूसरा गेन करने वाला है, तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड यहां पर कैसे बना? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होने से, और फाइनल कंपाउंड जो आपका आया दैट इज NaCl। अब क्योंकि आयंस के बीच की जो फोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत स्ट्रांग होती है, तो आयनिक बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन कैसी है? 2H2, दो हैं वैलेंस शेल में, तो दोनों को छोड़ देगा। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। एक क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये 2 क्लोरीन गेन करके हम 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो 2 Cl नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो ये Mg2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उससे क्या बनेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, और उनके बीच में जनरली आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, तो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।